हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की और टॉपिक है सर्कुलेशन। तो चलिए, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं क्या क्या है। ब्लड है, ब्लड वेसल्स और हार्ट है। बात चल रही थी ब्लड के बारे में, और ब्लड के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात हो चुकी थी। यहाँ तक के टॉपिक क्लियर है, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, टॉपिक जो चल रहा है वो है आरएच फैक्टर यहाँ पे, या आरएच एंटीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने कहा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, प्रेजेंस ऑफ आरएच फैक्टर और एब्सेंस ऑफ आरएच फैक्टर। ये इंडिकेट करते हैं कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है इट मीन्स कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। आरएच फैक्टर अगर एब्सेंट है इट मीन्स कि क्या है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। एक और चीज जो हमें समझनी है आगे टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए, वो ये है कि आरएच फैक्टर है तो ठीक है, एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं बनेंगी, आरएच एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। जब आरएच फैक्टर होगा, एंटीजन अगर आरएच एंटीजन है तो आरएच एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो हम समझते हैं। लेकिन अगर आरएच यहाँ नहीं है तो भी यहाँ पर आरएच एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी जब तक कि आरएच जो है वो यहाँ ना आए। यानी कि जो आपने का जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो जब नेगेटिव ब्लड के साथ जब तक मिक्स नहीं होता है तब तक यहाँ पे आरएच एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। ऐसा नहीं है जैसे एंटीजन ए और बी के लिए हमने कहा कि सिमिलर एंटीजन आए और इनके लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ऐसा आरएच फैक्टर के साथ नहीं होता है। आगे आओ हमारे टॉपिक के पास। हमारे पास हमने कहा कि क्या होता है अगर यहाँ पर जो आरएच फैक्टर है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो ये टेस्ट भी किए जाते हैं यहाँ पर कि जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या है और जो यहाँ पे मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे चलता है। तो देखो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि जब फीटस जो है वो अपनी मदर के वूम में होता है, तो यहाँ पर हमें कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अच्छा, ये स्टार्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही होता है। ठीक है, क्यों होता है, आपने ऑलमोस्ट टॉपिक हमारा कवर हो गया है तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमने कहा है कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव। ठीक है, इट मीन्स कि मदर की जो आरबीसी है उसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जा रहा है। और जो यहाँ पे बेबी है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। इट मीन्स कि इसके ब्लड में क्या है, यहाँ पे आरएच फैक्टर पाया जा रहा है। अच्छा, इस बात से आप ये भी समझ रहे हैं कि अगर मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी नेगेटिव है इट मीन्स कि फादर का ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो तभी यहाँ पर जो बेबी है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव हो रहा है। तो चलो, अब ये डिफरेंस हमें समझ आ गया। अब हमें एक और चीज़ जो समझनी है वो ये है कि अगर बी नेगेटिव है मदर का जो ब्लड ग्रुप है तो इट मीन्स कि मदर की जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा, और जो फीटस है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। इट मीन्स कि इसके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडी बी हैं वो दोनों ही प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये तो समझते हैं कि ये मदर का वूम है, ये क्या है, यहाँ पे फीटस है। ये जो सर्कल हमने दिखाया है ये फीटस है, यहाँ पर प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के द्वारा मदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ या गैसेस है वो क्या कहाँ आ रहे हैं, फीटस में आ रहे हैं। और फीटस से जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है वो मदर के ब्लड में जा रहा है। ठीक है, तो प्लेसेंटा यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमने कहा कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज है एंटीबॉडीज भी, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर सोचो क्रॉस कर देती तो अगर ये एंटीबॉडीज यहाँ आ जाएंगी तो ये इस पे अटैक करेंगी, ये एंटीबॉडीज यहाँ जाएंगी तो इस पे अटैक करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जो प्लेसेंटा है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक की बात नॉर्मल है। अब जब यहाँ पे क्या होती है, पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर मदर और जो यहाँ पे बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उसका ब्लड अगर मिक्स हो जाता है तो हमने बोला क्या होगा, अगर बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड में आ गया इट मीन्स कि ये जो ब्लड है ये क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। सबसे पहले ए पॉजिटिव होगा और उसमें आरएच फैक्टर होगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव ब्लड है तो एंटीबॉडीज ए जो है उन ब्लड सेल्स को क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट है एंटीजन ए के लिए। अब आरएच फैक्टर जो है उसके लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, आरएच एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज नहीं थी, लेकिन जो ब्लड है, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं, वो एकदम से जो आरएच एंटीजन है उसके लिए आरएच एंटीबॉडीज बनाएंगी। और जब आरएच एंटीबॉडीज बना देंगी तो इस आरएच को क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज बन गई हैं आरएच एंटीजन के लिए, ये हमें समझनी है चीजें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की है। आरएच एंटीजन बन चुके हैं, आरएच एंटीबॉडीज बन चुकी हैं अब मदर के ब्लड में।
ये पहली प्रेगनेंसी है, यहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, अगर ब्लड मिक्स भी हो गया तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है सेकंड प्रेगनेंसी में। अब सेकंड प्रेगनेंसी में हमने कहा कि यहाँ पर मदर का ब्लड तो देखो हमें पता है बी नेगेटिव है, और बाय चांस यहाँ पर जो दूसरा जो यहाँ पे बच्चा है, जब सेकंड प्रेगनेंसी में जो यहाँ पे फीटस है उसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए पॉजिटिव है। जरूरी नहीं है ए पॉजिटिव ही होगा, हो सकता है कि बी नेगेटिव हो यहाँ पे, लेकिन माना कि अगर इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है तो क्या होगा देखो। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज कही थी, हमने कहा था RH एंटीबॉडीज जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। और अगर ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पर ये जो सेल्स है इन पे अटैक करेंगे, ठीक है। ये जब इन पे अटैक करेंगे तो जो फीटस है उसमें क्या होगी, खून की कमी होती रहेगी। लगातार अगर ऐसा ही हो रहा है तो आपने कहा कि यहाँ पर इसके जो परिणाम है वो और ज्यादा यहाँ पे डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा खतरे में होती है हर टाइम, अगर यहाँ पर अपोजिट ए पॉजिटिव अगर या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यहाँ पे आ जाता है और मदर का नेगेटिव है और मदर के ब्लड ग्रुप में RH एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर RH हमने यहीं पे छोड़ा था, प्रीवियस लेक्चर में आपको यही क्वेश्चन दिया गया था कि अगर RH फैक्टर एंटर हो जाता है फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू तो क्या होगा, तो आपने कहा कि ये क्या करेगा, आरबीसी पे अटैक करेगा, आरबीसी पे अटैक करेगा तो आरबीसी डैमेज होंगे, आरबीसी डैमेज होंगे तो ब्लड की कमी होगी, एनीमिया होगा, और अगर ये कंडीशन आएगी तो आपने कहा कि जो फीटस है वो क्या होगा, खतरे में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज से बचने के लिए, अच्छा यहाँ पे इसे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आपने कहा कि यहाँ पे जो फीटस है उसकी डेथ तक हो सकती है यहाँ पे। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसका क्वेश्चन वो यहाँ पर आता है। तो ट्रीटमेंट देखो कैसे होगा, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी जब पार्चुलेशन की प्रोसेस हो रही होगी और जब ब्लड यहाँ पे मिक्स होता है तो बाहर से किया जाता है, बाहर से जो RH एंटीबॉडीज हैं उन्हें मदर के ब्लड में क्या किया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है। ऐसा क्यों, देखो जब यहाँ पर बाहर से एंटीबॉडीज को इंसर्ट कराया जाता है, ठीक है, जब RH फैक्टर जो है RH एंटीजन के लिए RH एंटीबॉडीज बाहर से इंजेक्ट कराई जाती हैं तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इसको न्यूट्रल कर देंगी, RH एंटीजन को न्यूट्रल कर देंगी। RH एंटीजन क्योंकि देखो, अच्छा ये कब होता है, हमारी बॉडी में यानी कि मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडीज बनने से पहले बाहर से क्या कराना पड़ता है, RH एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कराना पड़ता है। इससे जब क्या होता है कि जैसे ये RH एंटीबॉडीज आती है वो RH एंटीजन को यहाँ पर न्यूट्रल कर देती हैं। RH एंटीजन जैसे ही न्यूट्रल होगा वैसे ही यहाँ पर अभी केपेबल नहीं है यहाँ पर कि जो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाएं। अगर ये न्यूट्रल हो गया है तो यहाँ पर इसके लिए एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगी। तो होगा क्या कि मदर के ब्लड में या मदर के बॉडी में RH एंटीबॉडीज नहीं बनी है तो आप कहेंगे लेकिन बाहर से तो इंजेक्ट हमने कराई है, हमने को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कराई होती हैं और वो खुद भी न्यूट्रल हो जाती हैं। जब वो RH एंटीजन को न्यूट्रल करेंगे तो ये खुद भी न्यूट्रल हो जाती है। इस केस में हुआ क्या कि मदर की बॉडी ने खुद से, अब ये तो आपने बाहर से कराया है, अच्छा क्या कहते हैं इसे, एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी क्या कहते हैं, एक बार आप लोग इसे पढ़ के लेकर के आएंगे। हमने बाहर से जब एंटीबॉडीज को इंसर्ट कराया है तो हमने कहा कि मदर की जो इम्यून सिस्टम है उसने खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाई है। अगर मदर की जो खुद की बॉडी खुद की इम्यून सेल्स जो है वो RH एंटीबॉडीज बनाती तो उसके लिए मेमोरी सेल भी बनती। इट मीन्स कि जो एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट रहते, वो टाइम टू टाइम बनते रहते बॉडी में, और सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे वो क्या हो जाते, एक्टिवेट हो जाते या फिर वो यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करते, ठीक है। तो ये तो थी RH की स्टोरी, यहाँ तक RH फैक्टर या RH एंटीजन की स्टोरी, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ पर कुछ टर्म्स यहाँ पर आते हैं उनको आपको समझना है, उससे पहले अभी तक की जो बात है वो क्लियर है तो हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब ये जो प्रोसेस होती है, जब हमने सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे बात की है कि जब यहाँ पर जो RH फैक्टर है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिला है मदर को और अब मदर की बॉडी ने RH एंटीबॉडीज बना ली है, सेकंड प्रेगनेंसी हुई है, ए पॉजिटिव जो फीटस है, जो बच्चा है यहाँ पर उसका ब्लड ग्रुप है, और यहाँ पर RH एंटीबॉडीज जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके यहाँ पर जो फीटस है उसके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं, ठीक है। एरिथ्रो
यहीं पे नोट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ठीक है, ये होगा। देखो, एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट हमने कहा था। ब्लास्टोसिस का मतलब होता है कि जब आरबीसी बर्स्ट होती है यहाँ पर। फेटालिस का मतलब होता है कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, फीटस में हो रही है। ठीक है, क्लियर है? चलो, यहाँ तक की बात क्लियर है। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात यहाँ पर हो गई है, क्लियर है। अब हमें एक चीज समझनी है, वो है ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, उसको समझेंगे एक बार। ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमने कहा कि देखो, जब भी हमें चोट लगती है तो खून आता है, ठीक है। अच्छा, चोट लगती है तो होता क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होती होंगी, हमारे जो टिश्यू हैं वो डैमेज होते होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बना देते हैं। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। हमारी ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीजें हैं, एक तो हमारा प्लाज्मा है। चलो, ठीक है। सबसे पहले तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्लाज्मा है, और क्या है, आरबीसी है, और क्या है यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी को इस कलर में बना दूं, डब्ल्यूबीसी है। और क्या है यहाँ पे, प्लेटलेट्स है, ठीक है। अच्छा, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होते, आरबीसी में भी नहीं होते हैं, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स की बात की थी। अब हमने कहा कि देखो, ब्लड में हमने सारी चीजें, ये है प्लाज्मा, ये बाकी की जो है वो है हमारे पास ब्लड सेल्स आती है यहाँ पर। अब हमने कहा कि आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पर जैसे ब्लड टेस्ट करवाया जाता है तो ब्लड को निकाला जाता है बॉडी से। ब्लड को निकाला जाता है तो उसे ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता, अगर खुला छोड़ते हैं तो ब्लड क्लॉट यहाँ पर हो जाता है। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हमने क्या किया यहाँ पे, इससे ब्लड सेल्स को रिमूव कर दिया, पहली चीज हमने ये की, ठीक है। दूसरी चीज, जब यहाँ पर लिया गया है एक अलग से एक कंटेनर में, जब सिर्फ प्लाज्मा को लिया गया, ये सिर्फ जब प्लाज्मा को लिया गया है, जब सिर्फ प्लाज्मा को लिया गया तो पाया गया कि ये तो प्लाज्मा है, और इसके अलावा यहाँ पर एक जेल जैसा जम जाता है प्लाज्मा के अलावा, ठीक है। ये एक जेल जैसा बन जाता है। एक्चुअली में ये क्या हो गया है, यहाँ पे क्लॉट हुआ है, ये यहाँ पर क्लॉट हुआ है। किसकी वजह से क्लॉट हुआ है, क्या बोला था, किसकी वजह से क्लॉट होता है ये, जब हमने क्या किया है, ब्लड को लिया है तो ब्लड में हमने कहा कि जो प्लाज्मा है वो एक साइड हो जाएगा, क्लॉट एक साइड यहाँ पर हो जाता है। और ये जो क्लॉट होता है यहाँ पर, ये एक प्रोटीन की वजह से होता है। कहाँ पढ़ा था हमने प्रोटीन को, फाइब्रिनोजन को पढ़ा था यहाँ पर। वापस से आओ जरा।
यहाँ पे फाइब्रिनोजेन को पढ़ा था, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन होता है जो क्या करते हैं यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब हमने कहा कि ये जो रेस्ट पार्ट है, हमने क्या किया है, ब्लड सेल्स को भी हटा दिया है, हमने क्लॉट को भी हटा दिया है, रेस्ट पार्ट जो हमारे पास बच जाता है वो उसके क्या कहते हैं हम, सीरम कहते हैं। चलो ये बात भी हो गई है, ठीक है। हमने कहा कि क्लॉटिंग कैसे होती है वो हम समझ रहे थे, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ये यहाँ पर सेल से बनी होंगी। कौन सी सेल से बनी होती हैं? स्क्वैमस सेल से बनी होती हैं, जिनको हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे और गैसेस एक्सचेंज को हम देख रहे थे। तो ये तो देखो स्क्वैमस एपिथीलियम है, ठीक है, जिसको हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। अब हमें चोट लगी है, और जब हमें चोट लगी तो अच्छा, प्लेटलेट्स को किसी दूसरे कलर में दिखाते हैं, पहले तो इस कलर में दिखाते हैं। ये प्लेटलेट्स है, ठीक है, ये प्लेटलेट्स हैं। अब हमें चोट लगी तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो गई यहाँ पे ऐसे। ये ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई हैं, हमारे टिश्यू भी डैमेज हो गए हैं। क्या क्या हुई हैं? ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं और आसपास के जो टिश्यू हैं वो यहाँ पे डैमेज हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे जब ये डैमेज होंगे तो यहाँ से बाहर खून निकलेगा, जहाँ पे चोट लगी है। हमारे टिश्यू जो है, जो यहाँ पे जो एपिथीलियम होता है, हमने यहाँ पे ह्यूमन टिश्यू पढ़े हैं 4 टाइप के। तो हमने कहा कि जो कवरिंग बनाता है और लाइनिंग बनाता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारी स्किन बनी होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। स्क्वैमस जो टिश्यू है वो भी एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम एंडोथेलियम कह रहे हैं। तो टिश्यू यहाँ पे क्या होते हैं, रैप्चर होते हैं और खून बाहर निकलने लगता है। अब जैसे ही खून बाहर निकलेगा वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाते हैं, वैसे यहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाती हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे प्लेटलेट्स आ जाती हैं, ठीक है। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये भी डैमेज हो जाती, डैमेज प्लेटलेट्स होती हैं, जैसे बाहर आएंगी। अच्छा, डैमेज क्यों होती है? हमने कहा खून निकल रहा है, खून निकलेगा तो ब्लड सेल्स भी निकलेंगी और यहाँ पे प्लेटलेट्स भी निकलेंगी। प्लेटलेट्स जब यहाँ से गुजरती हैं, इस लेयर से गुजरती हैं, तो देखो ये ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी जगह खाली होगी जैसे हमने यहाँ पे बना रखी है, ऐसा तो नहीं होगा। कहीं पे ये जगह होगी, कहीं पे मतलब ये टिश्यू होंगे और कहीं पे टिश्यू टूटे होंगे। तो इस वजह से जब प्लेटलेट्स वहां से गुजरते हैं तो वहां पर क्या हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। अब ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे, ये प्लेटलेट्स इलेबोरेट होने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने साइज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो यहाँ पर क्या हो सके, रुक सके, जो ब्लड सिक्रीशन है वो रुक सके। इसके अलावा ये और प्लेटलेट्स को भी यहाँ पर क्या करते हैं, लेकर के आते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो ब्लड का सिक्रीशन हो रहा है वो रुक सके, ब्लड क्लॉटिंग हो सके। लेकिन फिर भी क्या होगा? अच्छा, हम ब्लड को ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है, रेड कलर में नहीं दिखा रहे हैं अभी। फिर भी जो ब्लड है वो यहाँ से क्या हो जाता है, सिक्रेट होगा, जो जगह छूटी होंगी वहां से जो ब्लड है वो सिक्रेट यहाँ पर हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर एक सीरीज चलती है, एक रिएक्शन की सीरीज चलेगी और कुछ सिक्रेशन के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, वो चीजें समझो। यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे कि एक्चुअली में ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चीजों को, कुछ सिक्रेशन हमें समझने हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें समझनी है। ये जो यहाँ पर हमारे प्लास्टेट्स होते हैं ये कुछ चीज यहाँ पे सिक्रेट करेंगे, ठीक है। ये एक सिक्रेशन यहाँ पर करते हैं और उन सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज इन्हें हम यहाँ पर कहते हैं। अच्छा, और ये जो डैमेज टिश्यू हमारे होते हैं, यहाँ पर कुछ डैमेज टिश्यू होंगे वो भी कुछ सिक्रीट करते हैं, इनको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दो चीजें ध्यान में रखो, ठीक है। अच्छा, थ्रोम्बोप्लास्टिन एट लास्ट थ्रोम्बोकाइनेज में ही कन्वर्ट यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, और हमने अभी तक क्या बात की है यहाँ पर कि जो हमारी प्लेटलेट्स है, मैं प्लेटलेट्स को पी से लिख रही हूँ, जो हमारी प्लेटलेट्स है इनसे रिलीज होता है क्या, थ्रोम्बोकाइनेज।
या प्रोथ्रोम्बाइनेज भी इसे कहते हैं, प्रोथ्रोम्बाइनेज। ठीक है, प्रोथ्रोम्बाइनेज से ये प्लेटलेट्स करती हैं। जो हमारे टिश्यू है यहाँ पे, पहले टिश्यू को लिखते हैं। पहले जो टिश्यू है वो रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स हैं वो करते हैं थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बाइनेज, प्रोथ्रोम्बाइनेज। ठीक है, क्लियर है। जो हमारी प्लेटलेट्स होती है, जो डैमेज प्लेटलेट्स है हमारी, वो यहाँ पर एक केमिकल रिलीज करेंगे जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बाइनेज। ठीक है, और जो हमारे टिश्यू होते हैं, जो डैमेज टिश्यू होते हैं, वो भी कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एट लास्ट थ्रोम्बोकाइनेज में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको ऊपर रखा है ताकि हम समझ सके कि थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में कन्वर्ट हो गया है, थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो लिवर है वो भी एक केमिकल रिलीज करता रहता है ब्लड में। वो ऐसा नहीं है कि जब चोट लगती है तभी करता है। अच्छा, यहाँ पर है लिवर, ये है लिवर। लिवर जो रिलीज करेगा केमिकल वो है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो लिवर प्रोथ्रोम्बिन बना रहा है ये विटामिन के की हेल्प से बना रहा है। विटामिन के, याद होगा आपको, हम विटामिन के को कब पढ़ते हैं, जब यहाँ पर हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करते हैं। तो लिवर ने क्या बनाया है, प्रोथ्रोम्बिन बनाया है। ठीक है, अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन हमने कहा अभी क्या है, इनएक्टिव है। इस प्रोथ्रोम्बिन को काम करने के लिए एक्टिव फॉर्म में आना पड़ेगा। ये सारे सिनारियो किसके लिए चल रहा है यहाँ पे, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन, और ये जो होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है। लेकिन ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कैसे हुआ है, विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। क्या था यहाँ पे, थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया है, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया है। अच्छा, यहाँ पे कैल्शियम जो है, कैल्शियम यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट होगा, तभी तो हम कैल्शियम को क्लॉटिंग में कहते हैं कि कैल्शियम जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अच्छा, अब थ्रोम्बिन बन गया है। अब हमने कहा कि लिवर एक और चीज को रिलीज करता है, अगर आपको ध्यान होगा तो लिवर जो है वो एक और चीज को यहाँ पे रिलीज करता है। क्या है ये, फाइब्रिनोजन। ठीक है, कहाँ पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर प्रोटीन्स के बारे में। कौन सी प्रोटीन्स के बारे में, जब हम यहाँ पर प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने कहा कि हमने बात की है यहाँ पर एल्ब्यूमिन के बारे में, ग्लोबुलिन के बारे में, फाइब्रिनोजन के बारे में। फाइब्रिनोजन को हमने पढ़ा था क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, इस फाइब्रिनोजन को बनाने के लिए भी किसकी हेल्प चाहिए होगी, विटामिन के की हेल्प चाहिए होगी लिवर में। तो लिवर क्या बनाएगा, फाइब्रिनोजन को बनाएगा। ये फाइब्रिनोजन जो है वो कैसा है, सॉल्यूबल है, अभी सॉल्यूबल है। ठीक है, ये फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में। ठीक है, किसकी हेल्प से होता है, थ्रोम्बिन की हेल्प से होता है। तो आओ थ्रोम्बिन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यह है थ्रोम्बिन। एक सीरीज चल रही है, देखो रिएक्शंस की एक सीरीज चल रही है। ठीक है, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन की हेल्प से जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो फाइब्रिन होगा वो इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल का मतलब ये सॉल्युबल नहीं होगा।
ठीक है। एट लास्ट हमारे पास फाइब्रिन आ जाते हैं, जो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब हमने कहा ठीक है, तो क्लॉटिंग कहाँ हुई, क्लॉटिंग को समझेंगे। पहले इस सीरीज को समझो कि हो क्या रहा है, कहाँ से क्या रिलीज हो रहा है और किसमें हेल्प यहाँ पर करता है। ठीक है, पहले इस चीज को नोट करेंगे, फिर हम यहाँ पर एक एक करके इनको समझेंगे। अब यहाँ पे रिवाइज करते हैं, सारा सम अप करते हैं। पहले इतनी चीज समझो कि जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हमारे कहीं पे कट लगता है तो हमारे जो टिश्यू हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन और हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं, वो थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बाइनेज को रिलीज करते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन तो एट लास्ट थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा जो लिवर है, ऐसा नहीं कि चोट लगने के बाद, लेकिन लिवर जो है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड में रिलीज करता रहता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जैसे ही चोट लगती है, जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पर रिलीज होगा, तो थ्रोम्बोकाइनेज इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन जो कि एक्टिव फॉर्म यहाँ पर होती है। अब लिवर एक और जो प्रोटीन है जो इसे रिलीज करता रहता है, दैट इज फाइब्रिनोजन, जो कि यहाँ पे सॉल्युबल कंडीशन में होती है। अब यहाँ पर क्योंकि थ्रोम्बिन आ गया है, तो थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन जो होते हैं वो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब वापस से आ जाओ यहाँ पर। हमने कहा कि यहाँ पे जो थ्रोम्बिन है, यहाँ पर क्या आ जाते हैं, थ्रोम्बिन आ जाते हैं। थ्रोम्बिन को हम चलो डार्क ब्लू कलर में ले लेते हैं। ये थ्रोम्बिन आ गए हैं ऐसे, यहाँ पे थ्रोम्बिन आकर के यहाँ पे लग जाते हैं। तो थ्रोम्बिन प्लस जो हमारी डैमेज प्लेटलेट्स हैं, क्या बोला हमने, हमने यही तो बात की है। देखो, अच्छा सबसे पहले तो ये समझो, प्लेटलेट्स आपने कहाँ पढ़ा था, जब हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, जब हम ब्लड के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे तो हमने कहा जो प्लाज्मा है वो उसका इतना % यहाँ पर होता है, और बाकी की हमारे पास क्या आ जाती हैं, ब्लड सेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में बात की है और प्लेटलेट्स के बारे में हमने बात की है। अब यहाँ पर आपने कहा कि ये जो फाइब्रिन है प्लस जो हमारी डैमेज प्लेटलेट्स हैं, वही तो क्लॉट होती हैं, वही तो हमारे पास यहाँ पे क्लॉट बनाती हैं। सिंपल सी चीज है, फाइब्रिन प्लस डैमेज प्लेटलेट जो यहाँ पर आकर के लगी हैं सरफेस पे, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, वही यहाँ पर क्या बनाती हैं, क्लॉट को बनाती हैं। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो, हमने कहा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें समझनी है, हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले तो ये है यहाँ पर कि क्या चीजें कहाँ से रिलीज हो रही हैं। ठीक है, कैल्शियम जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और विटामिन के यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों है, ये तो है ब्लड क्लॉट की कहानी यहाँ पे। तो ये जो चीजें हैं, एक बार आप लोग घर से इसको रिवाइज करके लेकर के आएंगे, पढ़ के लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।